आज की कहानी शुरू करूं एक आखिरी तस्वीर ठीक कत्ल से पहले और उस कैमरे में रिकॉर्ड होने की कहानी। उससे पहले दो चीज़ें। पहली, उसी राजा और सोनम की शादी का ये वीडियो अब सामने आया। ये वो वीडियो है, ये वो एल्बम है जो इस शादी में बड़े अरमानों से राजा और सोनम दोनों के ही घर वालों ने इसे शूट कराया था। जो शादी शूट करने वाले प्रोफेशनल कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर हैं, उन्होंने आकर किया था। अब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई नई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, सिवाय इसके कि 11 मई का वीडियो है। शादी 7 फेरे सब हो चुके हैं और विदाई का वक्त है। उससे पहले के तमाम जितने भी शादी की जो रस्में होती हैं वो एक एक कर कैमरे में कैद हुई थी। क्योंकि सोनम के घर वालों या घर में भी ये उनकी किसी पहली बेटी की शादी थी, क्योंकि सोनम इकलौती बेटी थी, तो बड़े लाड प्यार से उधर शादी हो रही थी। इधर राजा सबसे छोटा बेटा था घर का, तो बेटों में भी 2 बड़े भाई, उनकी शादी हो चुकी थी, तो भी ये आखिरी शादी थी। तो इसीलिए दोनों परिवार ने पूरे दिल से खुलकर इस शादी के सारे इंतजाम किए थे। अब ये जो वीडियो है इस तमाम रस्मों के साथ साथ इसमें सोनम की विदाई के वक्त माँ से, पिता से, फिर ये भाई है गोविंद जो इसी सोनम की तलाश में 15 दिनों तक मेघालय में भटकता रहा। ये वही गोविंद है जिसको सोनम ने 8 और 9 जून की रात गाजीपुर से पहला कॉल किया, अपने ज़िंदा होने की खबर दी। ये वही गोविंद है सोनम का भाई। जब राजा का पूरा परिवार सोनम और सोनम के घर वालों से नफरत कर रहा था, और ये सोनम का भाई होते हुए भी उस गुस्से के वक्त, उस गुस्से की घड़ी में राजा के घर गया, राजा की माँ से गले मिलकर रोया। ये वही गोविंद है। लेकिन इस वक्त उसकी बहन सोनम विदा हो रही है और वो उससे गले मिलकर रो रही है। अब ये सारी तस्वीरें देखने के बाद वही चीज़ें हैं कि भरोसा सा उड़ जाता है कि जब ये सब कुछ चल रहा है तो एक तो नॉर्मल है, चलो इसके बाद कुछ हुआ तो अचानक हुआ। लेकिन जब ये वीडियो शूट हो रहा है, ये जब सारी रस्में हो रही हैं, जब फेरे हो रहे हैं, जब मंगलसूत्र पहनाए जा रहे हैं, कैमरा ऑन है, मेहमान आए हुए हैं, दुल्हन बनी हुई है, तब भी उसके मन में ये पहले से साजिश थी कि आगे करना क्या है, क्योंकि राजा को मारने का प्लान 1 मई को ही बन चुका था और ये शादी 11 मई की थी, यानी 10 दिन बाद। तब इस नज़रिए से देखिए आप, तस्वीर पलट जाएगी कि इस वक्त सोनम दुल्हन बनी हुई है, अलग अलग उसकी तस्वीरें हैं शादी के वक्त की। अब घर वालों से विदा हो रही है। हर दुल्हन विदाई के वक्त रोती है और वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि पहली बार अपना घर छोड़कर एक दूसरे घर में, एक पराए घर में जाना होता है जिसे अब हमेशा के लिए अपना बनाना है। लेकिन यहाँ अगर इस पहलू से सोचें कि ये सब कुछ हो रहा है और सोनम के दिमाग में है कि अब आगे क्या करना है, जिसके घर वो विदा होकर जा रही है उसे ही अपने हाथों से मारना है। ये पूरा वीडियो और उसके पीछे की कहानी पलट जाएगी। तो ये तस्वीरें थी सोनम की। शायद हंसते हुए तो उसकी आवाज़ भी आपने सुनी, बाकी देखी, लेकिन ये रोते हुए शादी का वीडियो। अब ये तस्वीर आपने देख ली। अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर इस शादी के वीडियो के ठीक 12 दिन बाद की है। ये 11 मई की आपने वीडियो देखी, सोनम की विदाई और शादी के रस्मों की सारी तस्वीरें और वीडियो। अब आपको 23 मई की एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में बहुत कुछ छुपा हुआ है। दुल्हन के लिबास वाली सोनम अब वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में आ गई है। यह वीडियो है 23 मई सुबह 9:45 का। वही 23 मई जिस दिन राजा का कत्ल हुआ था। सुबह 9:45 हुआ था और ये चेरापूंजी का नौगरियाट इलाका है। इसी नौगरियाट इलाके में ट्रैकिंग के जरिए 3,000 स्टेप्स राजा और सोनम को चढ़कर ऊपर जाना था और फिर नीचे आना था। 9:45 का वक्त हुआ था। ट्रैकिंग पर जाना था, चढ़ाई 3,000 स्टेप की थी, तो आने जाने में आराम से कम 3 घंटा, क्योंकि सांस फूलेगी, आप रुकेंगे, आराम करेंगे। तो ये मानकर चले थे, इसीलिए सुबह सुबह निकले थे सोनम और राजा। हालांकि वो
और पहले निकले थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह के 9:45 हो चुका था। और मैं 9:45 एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड हुआ था कैमरे में उस वक्त टाइम यही था, 9:45 AM। तो सुबह 9:45 का वक्त था। केरापूंजी का नौगरियाट इलाका, एक यूट्यूबर है देवेंद्र, वो जा रहे थे। यहाँ पर एक डबल डेकर रूट ब्रिज है इसी चेरापूंजी में, बड़ा फेमस है, टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्टिव सेंटर है वो। तो डबल डेकर रूट ब्रिज, उसे देखने और उसे शूट करने के लिए देवेंद्र अक्सर ये काम करते रहते हैं। तो 23 मई की सुबह ये भी निकले और उस ब्रिज को देखने के लिए ये पहले ऊपर से अब वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। जब लौट रहे हैं इन्हें कुछ पता नहीं है, कैमरा ऑन है, उस संकरे रास्ते से आप देखेंगे बराबर में खाई है, बहुत पतली सी सड़क है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो देवेंद्र तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, कैमरा ऑन है, और इसे एक्सीडेंट कहिए या इत्तफाकन कहिए कि लौटते वक्त अचानक कैमरे में सोनम और राजा कैद हो जाते हैं, देवेंद्र के जो यूट्यूबर हैं। और उन्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि 23 तारीख सोनम राजा को कोई क्यों जानेगा। इंदौर के एक आम परिवार हनीमून मनाने के लिए वहाँ गए हैं, कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, तो फिर एक आम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें क्यों आएंगी। अब रास्ते में बहुत सारे ऐसे शूट किया देवेंद्र ने और वो चले गए। अब इस कैमरे में अगर ध्यान से देखें तो जब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सामने दूर से एक लड़की और एक लड़का ऊपर की तरफ आ रहा है। आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे एक लड़का है। लड़की ने वाइट शर्ट पहन रखी है, लड़की ने एक ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा है, उसके कंधे पे एक स्लिम बैग है और हाथ में एक डंडा है, क्योंकि ऊंचाई है तो बैलेंस बनाने के लिए उस डंडे को पकड़े हुए है। तो लड़की आगे आगे चल रही है। अब ठीक उसके पीछे एक लड़का है जिसने बनियान पहन रखी है, जिसने ट्राउज़र पहन रखी है ब्लैक कलर की, उसके कंधे पे भी कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, शायद चढ़ाई की वजह से गर्मी लगी और वो बनियान में है। उसके भी कंधे पे एक छोटा सा बैग है और बाएं हाथ में पानी के 2 बोतल। सोनम के हाथ में भी एक पॉलीथिन है जिसमें शायद कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने की चीज़ होगी। तो आगे आगे सोनम और पीछे पीछे राजा। ये देवेंद्र यूट्यूबर वहाँ से गुजर रहे हैं, कैमरा ऑन है, और एक्सीडेंटली ये दोनों उस कैमरे में कैप्चर हो गए। अब यहीं से कुछ दूरी पर वो जगह थी जहाँ 23 तारीख की दोपहर 2 बजे के आसपास राजा का कत्ल हुआ था। यहीं ऊपर चढ़ाई जाने के बाद वो एक टूरिस्ट स्पॉट, एक सेल्फी पॉइंट आता है, और वो जगह मैंने आपको दिखाई थी, वो यही जगह जहाँ पे ऊंची ऊंची रेलिंग है। और यहाँ आने के बाद जब राजा वॉशरूम के लिए जा रहा था तो 3 कातिल, जिनको सोनम ने सुबह ही बता रखा था कि हम यहाँ जा रहे हैं, वो पीछे से पहले ही निकल चुके थे। और चूंकि राजा को पता नहीं था कि खुद वो पैदल अपने जहाँ उसकी जान जानी, जहाँ उसका कत्ल होना, वो चल कर जा रहा है और आगे आगे उसकी मौत चल रही है, यानी सोनम, और पीछे पीछे राजा। फिर वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद 23 तारीख के दोपहर कत्ल होता है। फिर ये लोग आगे की कहानी आपको सब बता चुका हूँ। तो ये इत्तफाकन वीडियो कैद हो गया। अब आज 2 चीज़ें हुई। एक, जो राजा के भाई हैं सचिन रघुवंशी, उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि जब से ये शादी हुई और दोनों मिसिंग हुए, खासतौर पर मिसिंग वाली बात है 23 मई को, उसके बाद से सोनम के घर वालों ने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी थी, खासतौर उसके पेरेंट्स ने, माँ और बाप ने। उनका कहना था कि बहुत सारे तांत्रिक के घर गए, कुछ तांत्रिक से बाहर मिले, वहाँ अजीब अजीब तरह की इन्होंने जो भी अनुष्ठान है वो कराए। और सचिन ने बाकायदा कैमरे पर आकर एक इल्ज़ाम लगाया जो अजीब है। उनका कहना है कि राजा की मौत सिर्फ लव अफेयर सोनम और राज कुशवाहा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक तंत्र मंत्र का खेल भी है। अब हालांकि ये बात कितनी हजम होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कम से कम मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि शादी से पहले सोनम के पिता को 2 बार दिल का दौरा पड़ा और वो हार्ट पेशेंट थे, उम्र करीब 60 साल है, और इसलिए ये शादी जल्दी जल्दी हुई कि पता नहीं क्या हो जाए 11 मई को, वरना राजा के घर वाले तो शादी बाद में करना चाहते थे। तो राजा के भाई सचिन का कहना है कि असल में
अपने पिता की जान बचाने के लिए सोनम तंत्र मंत्र और ज्योतिष और इन चक्करों में थी और अपने पिता को इस मुसीबत से निकालने के लिए उसे किसी की जान लेनी थी। शायद किसी तांत्रिक ने उसे कहा और उसने इस काम के लिए राजा को चुना, यानी अपने पति को। ये सचिन का इल्ज़ाम है। सचिन इस इल्ज़ाम के साथ दो बातें और कहते हैं। वो कहते हैं कि जब राजा और सोनम गायब हुए और उसके बाद सिर्फ सोनम के घर वालों ने सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई, क्योंकि उनके ज्योतिष तांत्रिक ने कहा था ऐसा करने से वो लौट आएगी, जबकि राजा भी गायब था। तब तक लाश नहीं मिली थी 2 जून को। तो फिर उनके घर वालों ने अपने दामाद की उल्टी तस्वीर क्यों नहीं लगाई थी? तो उनका ये भी इल्ज़ाम है कि इसमें सिर्फ सोनम नहीं बल्कि बहुत हद तक सोनम की माँ भी शामिल है और पुलिस को इस पहलू से जांच करनी चाहिए। अब हालांकि मेघालय पुलिस ने कहा है कि सोनम को किन किन लोगों ने शेल्टर दिया, वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में थी, किसने फाइनेंशियली मदद की। इसमें अगर फैमिली का कोई मेंबर होगा तो वो उसको भी बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हिरासत में लेंगे। तो ये सचिन के घर वालों का या खुद सचिन का इल्ज़ाम है कि ये तंत्र मंत्र के लिए भी राजा का कत्ल हो सकता है और इसको पुलिस को इस एंगल से जांच करनी चाहिए। आज राजा रघुवंशी की 13वीं है। 2 जून को लाश मिली थी और उसी हिसाब से घर वालों ने 13वीं की और अब उनकी डिमांड यही है कि सिर्फ सोनम नहीं। घर वालों का कहना है कि सोनम का भाई गोविंद, वो उसे मानते हैं बेकसूर। वो कहते हैं कि उसे इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन भाई को छोड़कर माँ और बाप इस साजिश में शामिल है, इसलिए उन दोनों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए। अब पुलिस के पास प्रूफ होगा तो ज़रूर पूछताछ होगी। तो ये तो रही ये कहानी। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि राजा को जब 23 मई को ले जाकर जहाँ पे कत्ल किया गया, असल में पूरी डिटेल के बाद अब ये सामने आया है कि ये छठी कोशिश थी राजा को मारने की और इस 6th अटेम्प्ट में राजा की जान गई। हालांकि इस 6 कोशिशों में पहले 2 कोशिश में राजा का नाम ही नहीं था। पहली जो साजिश थी उसमें यह था कि सोनम को खुद मुर्दा दिखाना था जिंदा होते हुए, नदी किनारे डूब गई और बाद में घर वाले ढूंढते रहेंगे, वो मिलेगी नहीं और कहीं राज के साथ अलग जिंदगी गुजारेगी। वो नाकाम रही क्योंकि नदी में पानी था नहीं। दूसरी जो साजिश थी उसमें एक कत्ल होना था, लेकिन राजा का नहीं। साजिश ये थी कि सेम सोनम के कदकाठे की एक लड़की को लाया जाएगा एक सुनसान जगह पर, उसको जला देंगे, अपनी स्कूटी जला देंगे, आग लगा देंगे, उसको अपना कपड़ा पहना देगी सोनम, लाश मिलेगी, शिनाख्त होगी नहीं और मैसेज यही जाएगा कि सोनम मर गई। पर इसमें एक लड़की का कत्ल होना था, तो ऐसी कोई लड़की मिली नहीं, उस जगह तक ले जाए नहीं पाए ये लोग, तो दूसरा आइडिया भी ड्रॉप। इसके बाद तीसरे आइडिया पे जब काम हुआ तब पहली बार राजा का नाम आया कि उसे मारना है। और फिर 11 मई की शादी और 20 मई को ये गुवाहाटी पहुंचते हैं। पहली कोशिश मतलब अब तीसरी, पहली 2 में राजा नहीं था, लेकिन अब तीसरी से राजा की एंट्री हो गई, उसकी मौत। 1 मई को ही ये डिसाइड हो गया था कि अब राजा को मारना, जब 2 प्लानिंग नाकाम रही। तो फिर ये था कि 20 मई को गुवाहाटी में जाते ही मार देना है। कातिल तीनों 19 को ही पहुंच चुके थे। तीसरी कोशिश और पहला अटेम्प्ट राजा रघुवंशी पर 20 मई को हुआ गुवाहाटी में, लेकिन तैयारी पूरी थी पर सुनसान जगह नहीं मिली, तो वो कोशिश नाकाम। रात गुजरी, चूंकि होटल में थे, आसपास भीड़ थी, कातिलों को मौका नहीं मिला। अब इसके बाद 21 तारीख को सोनम अचानक प्लान बनाती मेघालय जाने की। अब वो मेघालय पहुंच गया। 21 को ही मेघालय में फिर एक कोशिश हुई, चौथी, राजा को मारने की, लेकिन सुनसान जगह फिर नहीं मिली, टूरिस्ट या लोग आसपास, कातिल डर गए। इसके बाद 22 तारीख को 5वीं कोशिश हुई फिर राजा को मारने की, लेकिन ऐसी जगह पे वो ऐसी लोकेशन पे पहुंच नहीं पाए, मौसम भी ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो 5वीं कोशिश भी नाकाम। फिर छठी और आखिरी कोशिश थी 23 मई की दोपहर को, और छठी कोशिश में सोनम अपने खूनी इरादे में कामयाब रही और आखिरकार राजा का कत्ल हो गया। और कत्ल से पहले का यही वो वीडियो एक्सीडेंटली एक यूट्यूबर के कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया था। इस वीडियो में देखकर आपको कहीं भी एहसास नहीं होगा कि बस अपने दिल दिमाग में एक साजिश को लेकर इस डंडे के सहारे, इस पगडंडी पर सोनम चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल आम, और पीछे पीछे उससे भी ज़्यादा बेखबर बेचारा राजा रघुवंशी चल रहा है,
आगे आगे पत्नी पीछे पीछे, पत्नी मौत की तरफ ले जा रही है, पति को अंदाज़ा ही नहीं है। आगे आगे जो उसको लेकर चल रही है वही उसे ले जाकर मारने वाली है, इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। तो इसीलिए कई बार तस्वीरें, वीडियो, ये सब जो आप देखते हैं उस पर आँख बंद करके भरोसा न करें। चाहे वो शादी का वीडियो हो, वो विदाई के आंसू हो सोनम के, या इस पगडंडी पर आगे आगे चलना और पीछे पीछे, उस शख्स को लेकर चलना पीछे पीछे जिसे आगे ले जाकर मारना है। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी के साथ इस कहानी में फिलहाल इतना ही। एक कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत रोड एक्सीडेंट को लेकर उस पर काफ़ी काम किया गया और वो कानून बना। 1 जुलाई से उसको अब लागू कर दिया है, यानी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कानून क्या है? कानून ये है कि रोड एक्सीडेंट के मामले में अब तक मैं कई बार आप लोगों को कहानी सुना चुका हूँ कि अगर किसी गाड़ी के नीचे कोई आकर मर जाता है, एक तो उसी दिन बेल मिल जाती है ज़मानत पे बाहर, कभी 6 महीने की सज़ा, कभी साल 2 साल, बड़े मुश्किल से लोग काटते हैं। मतलब कुछ नहीं है, किसी एक की जान ले लो, आप आसानी से बाहर आ जाते हो। इस नए कानून में ये है, 2 चीज़ें कही गई हैं। एक, अगर कोई शख्स रोड एक्सीडेंट करता है और उसकी गाड़ी के नीचे आकर कोई शख्स जख्मी होता है या मर जाता है और वो भाग जाता है, रुकता नहीं है, पुलिस को या किसी मजिस्ट्रेट को या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलग सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर कम से कम 10 साल की सज़ा दी जाएगी, 10 ईयर। ये अच्छी चीज़ है, 10 साल की सज़ा कम से कम लोगों को डराएगी। लेकिन इसी कानून का दूसरा पार्ट ये है कि अगर एक शख्स एक्सीडेंट करता है, उसके गाड़ी के तले कोई आ जाता है, कुचल जाता है, ज़ख्मी होता है या उसकी मौत हो जाती है, और वो अगर पुलिस को, अथॉरिटी को, किसी मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्म कर देता है कि मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है और ये शायद ज़ख्मी है या उसकी जान चली गई है, तो उसके प्रति कानून नरम रवैया अपनाएगी, मुरव्वत बरतेगी, यानी उसको कम सज़ा मिलेगी। 10 की जगह पे 5-7 साल में वो बाहर हो जाएगा। अब ये 2 कानून हैं, लेकिन इस कानून में मुझे लगता है कि 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो छूट गई हैं। गाड़ी के नीचे आकर रोड एक्सीडेंट्स तो बहुत हमारे यहाँ होते हैं। रोड एक्सीडेंट का आलम ये है कि हमारे देश में एवरेज अगर 2022 का डेटा दूँ मैं आपको, NCB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो हमारे देश में 2022 में जो लास्ट डेटा आया, बाकी अब 23 का आएगा, 1,68,000 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट पे मारे गए। 1,68,000। हमारे देश में हर 3.5 मिनट में एक शख्स रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है इंडिया में, हर 3.5 मिनट में, यानी हर घंटे 19 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। और एक साल में जो मैंने आपको बताया 1.68 लाख, 1,68,000। और ये जो सारे एक्सीडेंट होते हैं इसमें से 40% कल्प्रिट जो होती है वो कार है। कार के एक्सीडेंट में ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। मतलब 1,68,000 में से 40,000 कार, 40% के हिसाब से करीब करीब 60,000 लोग मोटर कार के नीचे आकर दम तोड़ देते हैं। अब ये कानून है। अब इस कानून में जो कमी है वो ये है कि आपने एक्सीडेंट, हिट एंड रन केस, पहियों तले कुचल गया, टक्कर मार के भाग गए, तो सब कुछ किया है। लेकिन अब हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, एक नई बड़ी अफसोसनाक चीज़। लास्ट ईयर मुझे याद है 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर की पार्टी कर कुछ लोग जा रहे थे और एक लड़की अपनी साथी के साथ स्कूटी पर जा रही थी। दिल्ली का कंझावला इलाका था, नाम उस लड़की का अंजलि था, और उस कार के ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद वो स्कूटी और वो लड़की उस कार के अंदर फंस गई। स्कूटी बाहर हो गई, अब लड़की सिर्फ फंसी हुई है, और अगले 12 किलोमीटर तक दिल्ली की पथरीली सड़क पर वो लड़की यानी अंजलि घिसटती रही, और कार में सवार 4 लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं कि हम गाड़ी रोकें। और वो लड़की जब उस कार के पहियों से अलग हुई थी, जिसमें में मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ थी, 12 किलोमीटर पथरीली सड़क, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कार के पहियों तले अगर कोई किसी को घसीट कर मार दे तो क्या उसके लिए भी यही रोड एक्सीडेंट? चलिए, ये तो पहिए के नीचे हो गया। अब जो मुंबई से अभी नई चीज़ आई है, कल सुबह एक BMW कार, एक रईसज़ादा, एक नेता, एक बिजनेसमैन का बेटा एक स्कूटी को टक्कर मारता है। स्कूटी पर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं,
दोनों टक्कर इतनी तेज कि उछलकर BMW कार की बोनट पर आकर गिरते हैं। पति किसी तरीके से अपने आप को उस बोनट से अलग कर लेता है और नीचे गिर जाता है। पत्नी अलग नहीं कर पाती, बोनट में फंस जाती है। अगले 2 किलोमीटर तक वो रईसज़ादा उस BMW कार को तब भी उसी तरह भगाता रहता है। बोनट यानी ड्राइविंग सीट से साफ नजर आ रहा है कि उसके सामने एक बोनट पर एक महिला है जो घायल है। टक्कर मारी तुमने, डरी, सहमी, घबराई, पता नहीं उस वक्त तक उसके अंदर जान भी थी कि नहीं, और वो भगा रहा है। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो ब्रेक मारता है, वो महिला गिरती है बोनट से और वो भाग जाता है। तो पहियों तले किसी को घसीट कर ले जाने के लिए 12 किलोमीटर भी क्या रोड एक्सीडेंट का मामला होना चाहिए, और बोनट के ऊपर किसी को टक्कर मार के 2 किलोमीटर तक भगाना, उसको घसीटना, ये भी रोड एक्सीडेंट में आएगा। कत्ल के लिए कम से कम उम्र कैद है या फांसी है। ऐसे जुर्म के लिए फिर क्या करें? रोड एक्सीडेंट में लाकर इन लोगों को छोड़ दिया जाए। आज की कहानी बेहद अफसोसनाक कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक परिवार रहा करता था, एक पति पत्नी, दोनों मछुआरे पेशे से ये मछलियां खरीदते जाकर बंदरगाह से, डॉक से, और फिर उसके बाद उसको लोकल मार्केट में जाकर बेचा करते थे। कावेरी और प्रमोद पति पत्नी। प्रमोद की उम्र करीब 50 साल, बल्कि 45 साल, और कावेरी 40 साल की। दोनों वर्ली के पास रहा करते थे और दोनों मछुआरे पेशे से। हर सुबह इनका काम था, इनकी रूटीन ये थे कि ये उठते थे और जाते थे ससून डॉक एक मुंबई में, वहाँ से थोक में ये मछलियाँ लेते और फिर उन मछलियों को ले जाकर लोकल मार्केट में बेचा करते थे। कल यानी 7 जुलाई की सुबह भी पति पत्नी अपनी स्कूटी पर निकले। वहाँ पर उनके जो भी थे बाकी लोग जुड़े हुए, उन्होंने मछलियों का कारोबार किया। सब कुछ करने के बाद अब दोनों लौट रहे हैं और दोनों को जाना है अब लोकल मार्केट। दोनों स्कूटी पर हैं। तभी वर्ली के पास ये पहुँचते हैं और वर्ली के पास जैसे ही पहुँचते हैं, एक तेज़ रफ्तार BMW कार पीछे से स्कूटी को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि स्कूटी पर बैठे दोनों लोग हवा में उछल पड़ते हैं और उछलने के बाद दोनों गिरते हैं बदकिस्मती से उसी BMW कार के बोनट पर, यानी अगले हिस्से पर। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ तभी ड्राइवर घबरा गया होगा। जब वो दोनों गिरे तो कुछ दूरी तक तो पति बोनट पर रहा, फंसा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को अलग किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद इंसानियत बाकी है। अब वो गाड़ी रोकेगा, देखेगा सामने 2 लोग हैं, पहले टक्कर मारी, कम से कम चलो जैसे भी टक्कर हुई इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। पर उसे लगा कि ये तो कातिल और जल्लाद टाइप के लोग हैं, अगर इसी तरह रहा तो मर जाएंगे। उसने अपने आप को पहले बचाया। अब वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो अब बीवी को कैसे बचाए, क्योंकि गाड़ी तो तेज रफ्तार भाग रही है। उधर पत्नी कावेरी उसी में फंसी हुई है, बदहवास, पता नहीं होश में है भी कि नहीं, क्योंकि टक्कर इतनी जबरदस्त थी। अब ड्राइवर देख रहा है कि उसके बोनट पर एक महिला है, बदहवास है, पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा है, पर क्या मजाल जो गाड़ी रोक दे। सुबह का टाइम करीब 5:30 बजे का। मुंबई में वैसे ही लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। सड़क पर सन्नाटा। अब वो गाड़ी भाग रही है। जो वर्ली सी लिंक है वहाँ तक ये गाड़ी जाती है। 2 किलोमीटर के बाद गाड़ी का ड्राइवर उतरता है और एक शख्स और था। दोनों उतरते हैं और उतरने के बाद वहाँ से निकल लेते हैं। ब्रेक मारकर उससे पहले बोनट से उस महिला को जो फंसी हुई थी वो गिरा चुके थे सड़क के किनारे। अब महिला सड़क के किनारे गिरी हुई है बेसुध। वो दोनों आगे जाकर गाड़ी को लावारिस छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। इधर जहाँ पर पति प्रमोद गिरा था उसे घायल देखकर कुछ अच्छे लोग आगे आते हैं, उसे देखते हैं घायल है, पुलिस को कॉल करते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि प्रमोद की जान बच गई, खतरे से बाहर है। उधर सड़क किनारे से वर्ली लिंक से पहले जब गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है, कुछ लोग गुजर रहे हैं, अचानक देखते हैं एक महिला सड़क के किनारे लहूलुहान पड़ी हुई है। अच्छे इंसान है इस दुनिया में भी, इसी वजह से ये दुनिया चल रही है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई, पुलिस वालों ने गाड़ी में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सरकारी नायर हॉस्पिटल है एक, वहाँ ले गए। डॉक्टरों ने देखा, कहा अफसोस देर हो गई, कावेरी ने दम तोड़ दिया था। अब ये दोनों की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। उधर प्रमोद को जब होश आया अस्पताल में तो उसने पूछा मेरी बीवी कहाँ है। उन्होंने पूछा कि कैसे क्या, तो उसने बताया टक्कर मारी, वो बोनट में थी, मैं तो नीचे गिर गया, वो बोनट में कार वाला भगा कर ले गया। थोड़ी देर के बाद अब पुलिस दोनों एक्सीडेंट का पता कर चुकी थी। प्रमोद को खबर मिलती है
कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। अस्पताल में वो रोता हुआ 2 लाइन कहता है कि जिसने टक्कर मारी, काश उसमें इतनी इंसानियत होती कि गाड़ी रोक देता। अगर वो गाड़ी रोक देता तो उसकी बीवी जिंदा होती, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। अब ये एक्सीडेंट 2 अलग अलग जगहों से 2 लोग मिले, एक घायल और एक दम तोड़ दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। शहर में लगे तमाम कैमरे आजकल पुलिस की बहुत मदद करते हैं। तो पुलिस ने एक तरफ तफ्तीश की, दूसरी तरफ एक लावारिस BMW कार मिली। जब पुलिस कार के पास पहुंची तो देखा कि उसका नंबर प्लेट भी छेड़छाड़ किया गया, कुछ तोड़ने और मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस की नज़र विंड स्क्रीन पर पड़ी, शीशे पे देखा शिवसेना का एक स्टिकर है, लेकिन उसको भी उखाड़ने और नोचने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर के जरिए पुलिस ने पता किया कि गाड़ी का मालिक कौन है, और तब पता चला कि इस गाड़ी का मालिक, उसका नाम है राजेश शाह। राजेश शाह शिवसेना का एक ताकतवर नेता। राजेश शाह जो महाराष्ट्र के पालघर का कभी शिवसेना प्रमुख रहा। राजेश शाह जिसकी शिवसेना के 2 गुट हैं अब, एक एकनाथ शिंदे और एक उद्धव ठाकरे। दोनों गुटों में अच्छी उसकी सेटिंग। जब एक ही शिवसेना हुआ करती थी उद्धव ठाकरे, तब उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ये पूरा ठाणे जो इलाका है मुंबई का और पालघर वो दे रखा था। क्या आप इसके, क्योंकि उस एरिया में ही शिंदे की पहुंच थी। तो शिंदे ने अपने खास लोगों में एक नाम जो था वो राजेश शाह था। तो राजेश को उन्होंने पालघर का इंचार्ज बना दिया शिवसेना का। बाद में दोनों में लड़ाई हो गई, 2 शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। अब शिवसेना अलग अलग हो गई तो पार्टी और कार्यकर्ता भी बढ़ गए। राजेश शाह मौका परस्त, उसने देखा कि अब ये सरकार में है, उसने भी पाला बदला, उद्धव गुट का साथ छोड़ा और शिंदे के साथ हो गया। अब वो शिंदे के साथ था, ताकत और सत्ता सब कुछ अब भी वैसी ही थी। बट इस नेतागिरी के साथ साथ उसका अपना एक बिजनेस था, वो था स्क्रैप डीलिंग का, कबाड़ का कारोबार, और बहुत बड़े पैमाने पर। कहते हैं कि राजेश शाह इतना बड़ा स्क्रैप डीलर और इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि शिवसेना की फंडिंग में उसका एक बहुत बड़ा रोल था, मतलब पार्टी को पैसे देने में, दोनों ही गुट की तरफ से। अब गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर से पता चला कि भाई ये तो राजेश शाह है। फिर ये भी पता चला कि ये तो शिवसेना का बड़ा नेता है। ये भी पता चला कि ये मुख्यमंत्री शिंदे साहब का करीबी भी और उसी इलाके से आता है। पुलिस घर पहुंची तो पता किया कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था। उन्होंने पहले अपने ड्राइवर पर डालने की कोशिश की। इनका ड्राइवर राजश्री विदावन। लेकिन इधर दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही थी, और सीसीटीवी कैमरे में ये BMW कार कई जगह पर कैद हो गई। जब कैद हुई तो ड्राइवर की सीट पर बैठा शख्स कोई और दिख रहा था। वो ड्राइवर नहीं था जिसको राजेश शाह पेश कर रहे थे पुलिस के सामने, जो उनका असली ड्राइवर था, बल्कि वहाँ एक नौजवान बैठा हुआ था। पुलिस ने जब उस नौजवान के चेहरे को जूम करके देखा तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा 24 साल का मिहिर शाह। अब पुलिस ने कहा कहाँ है वो? उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं। पुलिस से झूठ बोलने, गुमराह करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, गलत बयानी देने के इल्ज़ाम में आखिरकार इस दौरान में ये खबर मुंबई के लोकल मीडिया और तमाम जगहों पर आ गई। ये भी आ गया कि शिवसेना का नेता है, शिंदे को बचाव के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, पुलिस को रास्ता मिल गया। पुलिस ने सीधे अब राजेश शाह को उठा लिया और उनके उस ड्राइवर को। उन्होंने कहा आप दोनों झूठ बोल रहे थे, आपने कहा ड्राइविंग कोई और कर रहा है, जबकि आपका बेटा, अब बेटे को पेश करो। बेटा भाई, अब पुलिस ने पूरे रात की सीसीटीवी फुटेज और बेटे के मोबाइल के जरिए उसके लोकेशन को ट्रेस करने का फैसला किया। जब फैसला किया तो पता चला कि सैटरडे की रात थी वो, कल 7 सैटरडे को 6 जुलाई की शाम 7 बजे मिहिर शाह अपने घर से निकलता है। उसके कुछ दोस्त आते हैं, वो उन दोस्तों के साथ उनकी मर्सिडीज कार में बैठता है और फिर जुहू जाता है। जुहू में एक बार में जाकर वो बैठता है अपने उन दोस्तों के साथ, और उस बार में ये लोग करीब 11 बजे गए, और उस बार से जो निकलने की तस्वीर है सीसीटीवी में वो रात 1:40 की है। 1:40 पर
बार में तमाम लोग, ये दोस्त मेहर और उसके दोस्त शराब पीते हैं, बियर पीते हैं। कुल 17,740 रुपये का बिल आया था। वो बिल मेहर का एक दोस्त पे करता है। बाहर आते हैं, बाहर में फिर कैमरा दिखता है, मेहर अपने दोस्तों के साथ उसी एक दोस्त की मर्सिडीज थी उसमें बैठ जाता और वहां से निकल जाता है। मर्सिडीज से निकलने के बाद कुछ दूरी पर उसका अपना ड्राइवर अपनी गाड़ी लिए हुए खड़ा होता है, राजश्री बिदावर BMW, जो मेहर की गाड़ी थी। 24 साल का मेहर अब मर्सिडीज से उतरता और BMW कार में बैठ जाता है। तब तक रात के करीब 2:30 बज चुके थे। अब भी उसे घर नहीं लौटना था। अब वो BMW में बैठता है, पर गाड़ी ड्राइवर चला रहा है क्योंकि ये नशे में है। अब ड्राइवर से वो कहता है कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, तो साउथ मुंबई चलते हैं, मैरिन ड्राइव, वही मैरिन ड्राइव जहां अभी 2 दिन पहले आपने लोगों का हुजूम देखा था जब विनिंग इंडियन टीम वहां से गुजरी थी और लोग उसके स्वागत के लिए मौजूद थे। मैरिन ड्राइव मुंबई का एक बहुत ही खूबसूरत मैरिन ड्राइव एक जगह है। तब रात के वक्त उसे मालूम है कि मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा है। ड्राइवर से कहता है मैरिन ड्राइव ले चलो। ड्राइवर उसको मैरिन ड्राइव लेकर जाता है। वहाँ वो घूमता है, कुछ बैठता है, फिर इधर उधर टाइम पास करता है। और अब लगभग सुबह होने वाली है। जब सुबह होने वाली होती है तब वो कहता है चलो अब घर चलते हैं। ड्राइवर कहता है चलिए, लेकिन वो कहता है नहीं, अब तुम बैठो बराबर में, गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। और इसके बाद मैरिन ड्राइव से अब वो सुबह BMW की स्टीयरिंग खुद संभालता है मेहर। और उसके बाद अब वो चल रहा है। पूरी रात सोया नहीं है। बार का खुमार अब भी सर पर है। इसके बाद सुबह सुबह का वक्त, मुंबई की सड़कें सबसे ज़्यादा उस वक्त सुनसान होती हैं और ऐसे रईसज़ादों और ऐसे शौकीन लोगों के लिए वो सबसे आइडियल टाइम भी होता है। और अगर पास में BMW हो तो फिर रफ्तार को क्या देखना। मेरे स्टीयरिंग पर अब हाथ है उसके, गाड़ी चला रहा है और रफ्तार कितनी हो उसे खुद पता नहीं, शायद नशे का भी आलम है। इसके बाद वो पहुंचता है वर्ली के करीब। जब वो वर्ली के करीब डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पर पहुंचता है, तेज रफ्तार की वजह से इसे ये तक दिखाई नहीं देता कि उसके आगे एक स्कूटी जा रही है। पूरी रफ्तार के साथ पीछे से उस स्कूटी को टक्कर मारता है। रफ्तार इतनी कि स्कूटी तो एक तरफ और दोनों बैठे हुए लोग हवा में कलाबाजी खाते हुए दोनों उसी BMW की बोनट पर आकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शख्स नीचे गिर जाता है, कावेरी बोनट पे फंस जाती है। अब ये गाड़ी रोकने की बजाय मेहर गाड़ी भगा रहा है क्योंकि सन्नाटा है, सड़क पे उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है और गाड़ी के आगे कावेरी उस बोनट पर है। 2 किलोमीटर तक उसी हालत में वो गाड़ी को भगाता है और फिर सी लिंक, जो वर्ली सी लिंक है, उससे पहले, क्योंकि उसे पता था कि अब सी लिंक पे जाएगा वहाँ टोल भी है तो उधर वो फंस जाएगा, उससे पहले एक सुनसान जगह दिखी, गाड़ी उसने जोर से ब्रेक मारा, कावेरी नीचे गिर गई, गाड़ी को आगे ले गया। एक जगह गाड़ी आहिस्ता की, ड्राइवर से कहा तुम उतरो और ऑटो से घर जाओ। ड्राइवर को उतारा, फिर थोड़ी दूर आगे गया, एक जगह और सुनसान जगह देखी और वर्ली सीलिंग से पहले सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से उतरा, थोड़ी दूर चला, एक ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और भाग गया। अभी तक मेहर का पता नहीं है। मुंबई पुलिस तमाम कोशिश कर चुकी है, बाप को अरेस्ट कर चुकी है, ड्राइवर को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं है। मुंबई पुलिस को ये शक है, चूंकि पैसे वाला है, देश छोड़कर भी भाग सकता है, पासपोर्ट है, कई देश के वीज़ा भी उसके पासपोर्ट पर है, तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया कि अगर किसी भी एयरपोर्ट पर ये दिखाई दे तो इसे पकड़ लो। उधर राजनीति भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बेशक मेरी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन कानून है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, ढिलाई। हो सकता है कानूनी कार्रवाई हो भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा। चलिए मेहर पकड़ा गया आजकल, परसों तरसों, कितने दिन रहेगा। अगर पिछले सारे केसेस को उठा ले, क्योंकि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वो तो अच्छा है कि उसकी उम्र 24 साल हो गई, तो ना क्या पता उससे भी कहते हैं कैसे लिख दो यार, एक निबंध लिख दो 300 वर्ड का रोड सेफ्टी पे, और जाओ घर जाओ, फिर कभी मौका मिले फिर किसी को उड़ाना, बोनट पर ले जाना, यही होगा। और आप देख लीजिएगा इस केस में आगे क्या होगा।
हम सब जानते हैं। जब जब ऐसे बड़े लोग किसी इस तरह के केस में शामिल हुए हैं, उस केस का अंजाम क्या हुआ है। वो मुकदमा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाते जाते कहाँ ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। पैसे में ताकत है और उन ताकत का एहसास इन बिगड़ैल रईसजादों को है। हैरत और कमाल इस बात का देखिए कि अभी जो पोर्शे वाला इंसिडेंट हुआ था पुणे में, उसके कुछ लीक हो गए जो जिस बाल गृह में ले जाया गया था, और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये कहकर उस बच्चे को रिहा कर दिया था कि ठीक है, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 300 पन्नों का एक निबंध एक ऐसे लिखो रोड सेफ्टी पे। उस बच्चे ने लिखा, 4 महीना कम बच्चा है, वरना तो वो 4 महीना और हो जाता तो 18 का बालिग हो चुका होता। 2 लोगों को मारा था उसने अपने पोर्शे के पहियों तले। उसने फिर लिखा, शायद किसी ने लिखवाया होगा, कि रोड सेफ्टी का पालन करना चाहिए, एक्सीडेंट हो तो भागना नहीं चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वही सब जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस केस में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या रोड एक्सीडेंट एक होता है कि हादसा कोई करना नहीं चाहता, अचानक कई चीज़ें हो जाती हैं, रेड लाइट पे, यू टर्न पे, हाईवे पे, तेज़ रफ्तार, ब्रेक फेल। लेकिन एक वो हादसा जिसकी आप बुनियाद तैयार करते हैं, जैसे मालूम है कि अगर आप शराब के नशे में गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी से संतुलन खो सकता है, और उसमें कोई मर जाए तो सिर्फ ये कि यार ठीक है लापरवाही से चला रहा था, ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो क्या उसमें भी इतनी हल्की सज़ा? गाड़ी के पहियों तले आप किसी को रौंदते हुए जा रहे हैं, बोनट पर लेकर भाग रहे हैं, और उसके लिए भी इतनी ही सज़ा? मुझे लगता है कि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत और उस मौत के तरीके और मौत की वजह को लेकर उस वक्त हर केस को एक एक अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए, और अलग अलग तरीके से उस केस को हैंडल करने के बाद उसी हिसाब से उस पर तमाम सेक्शन लगने चाहिए, न कि सारे केस को रोड एक्सीडेंट के एक ही तरीके से हाँक देना चाहिए, क्योंकि मालूम है इसमें ज़्यादा सज़ा तो होनी नहीं। क्या कीजिएगा। खैर, कहानी में आ जाता है।